ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। द प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 4 का सेट आया है, उसका जीके जीएस का सेट नंबर हम 15 करने वाले हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 14 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की घाटी यानी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो सबसे निचले भाग को कहा जाता है गर्त। क्या कहा जाता है? सबसे निचले भाग को कहा जाता है गर्त। देखिए इस तरीके से होता है, ये गर्त हो गया और इसको जो बोला जाता है ये क्रिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माना अधिकतम विस्थापन जो होता है उसको क्रिस्ट बोला जाता है और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? गर्त बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? गर्त। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के माध्यम से गमन करता है, इस तरीके से। ठीक है, क्या करता है? गमन करता है। चलिए, और ध्वनि तरंग क्या होता है? ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। और ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति का परिसर जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। जिस ध्वनि की आवृत्ति जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये तरंगे हमें सुनाई नहीं देती हैं। यानी जो हम सुन सकते हैं, इस तरंग अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो ये तरंगे हम नहीं सुन सकते हैं, इसके ऊपर के तरंग को हम सुन सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि 45 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ से ये 45 डिग्री का कोण ये बनाती हैं। ठीक है, 45 डिग्री के बाद जब ये इस तरीके से विक्षेपण होगा तो यहाँ से 15 डिग्री का कोण इस तरीके से 15 डिग्री का कोण बनाएगा। जब ये 15 होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी? 30 होगा। तो स्नेल का नियम जो कहता है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है N2 बटा N1। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री यानी कि जो अंदर घुसती है, तो साइन 45 डिग्री बट्टा में साइन 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? साइन 30 डिग्री बराबर होगा N2 बट्टा कितना? 1 के। क्या होगा? यहाँ माध्यम 1 जो होगा वो N1 1 होगा, ये 1 होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ से देखें तो N2 का जो मान होगा, N2 का मान होगा ये साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 1/√2 गुना 2/a हो जाएगा। यानी कि √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 2√2/2 यानी कि √2। √2 का मान कितना होता है? 1.414 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 1.414 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एमीटर का प्रतिरोध डैश होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रवाहित हो सके। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, जिससे अधिकतम धारा इससे क्या हो जाती है? इससे धारा इससे प्रवाहित हो सके। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। अगर एक आदर्श आमीटर का बात किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण एक सीधा प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु की दूरी कहाँ होगी? जब वस्तु की दूरी f से कम होगा। एक अवतल दर्पण एक सीधा प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु की दूरी f से कम होगा। और अवतल दर्पण में जब फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित होता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे आभासी बनता है, सीधा आकार में
बड़ा तथा आवर्धन क्षमता जो होता है वो m इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि 1 से बड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सत्य है। सत्य की बात की गई। वेग चाल के बराबर हो सकता है, वेग चाल से ज़्यादा हो सकता है, वेग चाल से कम हो सकता है। वेग जो होता है ये चाल से ज़्यादा होता है। ये कथन आपका सत्य है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गतिमान वस्तु की स्थिति या दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी क्या होता है। तो चंद्रमा पर लोलक घड़ी सुस्त चलती है। क्या चलती है? सुस्त चलता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का क्या होता है? 1/6 भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ जो है ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर यमुना नदी पर, प्रयागराज गंगा और यमुना दोनों पे है। लुधियाना की बात की जाए तो सतलज पे। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल जो उपन्यास है ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका एजाज पटेल ने जीता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा नीचे करना होगा, किधर गया? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं है पूछा जा रहा है। दाब का है, घनत्व का है, विकृति का नहीं है और संवेग का होता है। तो नहीं होता है में किसके हो जाता है? विकृति। विकृति में क्या होता है? ये वस्तु के आकार में परिवर्तन बटा वस्तु का प्रारंभिक आकार, यानी कि डेल एल बटा एल होता है। तो इसका कोई क्या होता है? मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है और संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि एक कुली अपने सिर पर 30 किलोग्राम का बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है तो कुली द्वारा संपादित कार्य क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि जब विस्थापन ही नहीं होगा, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। आप 50 का 1000 किलो का भार लेके आप एक ही जगह पे खड़ा रहिएगा तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा, क्योंकि जब तक विस्थापन न हो। अगर मान लीजिए वस्तु आप यहाँ लेके सर पे अपना सर पे आप खड़े हैं, चाहे वो 5 मिनट रहे चाहे 5 घंटा रहे, यहाँ से यहाँ नहीं आए तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। बल इंटू विस्थापन बराबर कार्य होता है। तो यहाँ कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। एफ बराबर हम क्या जानते हैं? एफ बराबर आवेश की बात की गई है। एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। अगर आवेश को आधी कर दिया जाए, आवेश को आधी कर देंगे तो हमारा क्या होगा? उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? यहाँ फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं? आर स्क्वायर के। अगर हम यहाँ कह दें कि F1 बट्टा F2 बराबर ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर बट्टा R1 का स्क्वायर। अब यहाँ F1 F2 की बात की जाए, अगर इन दोनों को पहले वाले को आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, अगर बीच की दूरी को अगर हम आधी करते हैं तो अगर हम इसे R1 बटा 2 का होल स्क्वायर कर दें, नीचे R1 तो R1 स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, R1 कट जाएगा तो F2 का मान क्या हो जाएगा? 4F1 हो जाएगा। F2 का मान क्या हो जाएगा? 4F1 हो जाएगा, यानी कि ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा?
4 गुना हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं F बराबर Q1 Q2/R²। अगर 1/2 करें 1 2 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/4। तो ये इधर आके गुना हो जाएगा यानी कि 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई जो होता है वो ग्लोबल हेक्टर होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलियोमाइलाइटिस डैश की वजह से होता है। तो पोलियोमाइलाइटिस जो है ये विषाणु के वजह से होता है। किसके कारण होता है विषाणु के वजह से होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एड्स हो, पोलियो हो, रेबीज हो, चेचक हो, खसरा हो, ये सब बीमारी जो होता है विषाणु द्वारा संक्रमित रोग होता है। अगला प्रश्न है कि पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर डैश बनाती हैं। तो पुरुष महिला के लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर क्या बनाती हैं युग्मनज बनाती हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा द्वारा होता है और युग्मकों का निर्माण प्लेसेंटा द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। तो कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो स्पुतनिक 1 जो है ये सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है और जिसे 4 अक्टूबर 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है। तो कौन बना है तो भारत। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न वीडियो तब तक लाइक कर दीजिएगा भाई लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये पत्ती क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में आने वाले अन्य भागों में होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हर पौधे की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से बना कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट्स अथवा ये सब प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पौधे का वह भाग जो भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है उसे तना कहलाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं। तो अगर बात की जाए समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने के लिए क्या करते हैं तो वे ऑक्सीजन को निकालते हैं। क्या करते हैं वे ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर क्यों होता है। तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर होता है। तो शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है जो पाचक प्रक्रिया है। तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन जो होता है ये आपका क्या नाम है पाचन प्रक्रिया है।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। और टाइलिन जो होता है एक एंजाइम होता है जो भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है, इसलिए इसे सेलाइनरी एमिलाइज भी कहा जाता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जो होता है ये कर्क कोशिका में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? कर्क कोशिका में जमा रहता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या नाम है, भारत में प्रथम बाघ माने पहली बार बाघ की गणना 1972 में किया गया था। और 2018 के बाघ गणना के अनुसार भारत में कुल 2967 बाघ पाया गया है। और विश्व में सर्वाधिक बाघ की बात की जाए तो ये भारत में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है? तो ये कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य नाटक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा नहीं है? तो डेनमार्क का जो संविधान है ये भारतीय संविधान का ये नहीं है। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आयरलैंड से, USA से और फ्रांस से भारतीय संविधान का ये लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बढ़ाते हैं, ये आपका 72। अगला प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। और किसी भी विलयन का pH मान 0 से 14 के बीच होता है। अगर यदि किसी विलयन का pH मान 7 होता है तो इसे उदासीन विलयन कहते हैं। और क्षारीय विलयन 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह फर्स्ट ए के समान आवर्त से संबंधित है? तो ये आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है ये फर्स्ट ए के तत्व हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंडियम ये सारा आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक डैश रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? ये एक पीला रंग के माने असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर ये एक पीले रंग की लौ को उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया? उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे 2Na + Cl2 2NaCl, BaCl2 + 2AgNO3 2AgCl BNO3 ट्वाइस। तो ये यही जो है उभय अपघटन अभिक्रिया है। देखिए अपघटन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया होता है जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है ये उभयधर्मी होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रासायनिक व्यवहार के आधार पर ऑक्साइड जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है कि 2021 का अबू धाबी ग्रांड प्रीमियम में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता था? ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 22 जुलाई 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो ये आपको अरुण कुमार को किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नवदीप सिंह हैं
तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोइंग में ये गोल्ड मेडल जीते थे और बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे हैलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है क्या होता है। तो जैसे जैसे हैलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है वो कम अभिक्रियाशील हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वायु के कुल आयतन का लगभग 1% भाग उत्कृष्ट गैसों से निर्मित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी है। तो उदानीसीकरण अभिक्रिया की बात की जाए तो NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O जो होता है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्भय है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में अगर निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, रक्षा प्रौद्योगिकियों के संबंध में निर्भय है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं। तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लॉन्सो हुए हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इंडियन सुपर लीग एक डेक्स चैंपियनशिप है। तो ये आपका इंडियन सुपर लीग एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस एशियाई देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। तो ये पाकिस्तान में मिला है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाना है। बिहू, बिहू कहाँ का डांस है। तो बिहू आपका असम का, ओनम केरल का, और बिहू असम का है, ओनम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का है। ये सब मिला ही है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसको हमको देखना। एक दो तीन चार यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय की पहल है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का सर्वेक्षण है, पहल है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।